अब आते हैं हम चक्रवात पे आते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं हम इसकी बात करेंगे, और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं हम इसकी बात करेंगे। ठीक है ना, देखना ध्यान से, ठीक है, गौर करना। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। ठीक है, याद रखना, चक्रवात के बीच में निम्न वायुदाब केंद्र होता है। ये देखो, ये चक्रवात है, इसके केंद्र में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, लो प्रेशर होता है, और बाहर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर बाहर होता है। देखो यहाँ पे ये वायुदाब की रेखा है, देखो यहाँ पे तापमान, यहाँ वायुदाब कितना है, 1003 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ ना, तो मिली बार में है वायु राशि। ठीक है, वायु, तो जब यहाँ हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ भागती है, लो प्रेशर की ओर। देखो ये निशान बना हुआ है ना, तो ये आती है और आके ऐसे गोला 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 चलना शुरू कर देती है, तो इसी को हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, लिखा है आगे, जिनके चारों तरफ केंद्राभिमुखी सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है। चारों तरफ चाहे हवाएं होती हैं, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं बेटा, वैसे वैसे वायुदाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा चक्रवात का। ठीक है ना, वैसे वैसे चक्रवात का वायुदाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आगे क्या है, फलता परिध से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इसका कारण प्रायः अंडाकार या बी अक्षर के असमान होता है। स्थिति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण चक्रवात, एक शीतोष्ण चक्रवात। लेकिन पहले समझना यह है कि ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ एक याद रखना बेटा कि चक्रवात जो होता है वो केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से हवाएं तेजी से कहाँ भागती हैं, लो प्रेशर की ओर, और तभी चक्रवात आते हैं और यही ऊपर उठते जाते हैं, और ऊपर उठ करके ये बादल का निर्माण करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं और वर्षा होती है। ठीक है ना, तो इसी को हम जो है चक्रवात कहते हैं, और चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, चक्रवात को अलग देशों में अलग नाम हो जाना जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। चक्रवात बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है, यहाँ साइक्लोन ही कहते हैं और कोई और कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, लेकिन यूएसए वहाँ पे टॉर्नेडो और हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में जब चक्रवात आता है यूएसए में, तो वहाँ टॉर्नेडो या हरिकेन कहते हैं। चीन, जापान और ताइवान में जब आता है तो उसको टाइफून कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ अभी चक्रवात आया था बंगाल खाड़ी में, अरब सागर में, तो हम उस वक्त शब्द क्या यूज किए, चक्रवात आया है। ठीक है, और उसका नाम हमने क्या रखा, निसर्ग रख दिया था या कुछ और नाम रख देते हैं। लेकिन जब अमेरिका में चक्रवात आता है, चक्रवात नहीं कहते, वहाँ कहते हैं टॉर्नेडो आया है या हरिकेन आया है। चीन, जापान, ताइवान में जब आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जब चक्रवात आता है तो उसको हम बिली बिली कहते हैं। ठीक है, तो जब ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसका नाम वहाँ पे क्या रखा गया है, बिली बिली कहते हैं। वहाँ बिली बिली आया है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, चक्रवात या साइक्लोन आया है। यूएस में क्या कहते हैं, टॉर्नेडो और हरिकेन आया है। ठीक है, और चीन, जापान और ताइवान में क्या कहते हैं, तो वहाँ टाइफून कहा जाता है। ठीक है ना, अब आगे गौर करना, याद रखना, चक्रवात जो उष्ण चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म चक्रवात, एक ठंडा चक्रवात, एक उष्ण और एक शीतोष्ण चक्रवात। उष्ण जो चक्रवात होता है मैं उसकी चर्चा भी आप लोगों से कर रहा हूँ। ये चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच में ही आते हैं और हमेशा सागर पे ही आते हैं। याद रखना, उष्ण चक्रवात हमेशा सागर पे आते हैं, लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ता है, स्थल पे पड़ता है। देखा होगा कि बंगाल खाड़ी में चक्रवात अभी आया था, अरब सागर में चक्रवात आया था, वो चक्रवात कहाँ आते हैं, हमेशा सागरों पे आते हैं। ठीक है, और वो जो है वर्षा कहाँ करते हैं, स्थलों पे करते हैं। अब गौर करना, कर्क और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आते हैं तो ये बीच में विषुवत रेखा है, इधर विषुवत रेखा, इधर वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, इधर वाला क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध। अभी ऊपर क्या बता रहा है कि चक्रवात जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलता है। देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जो विषुवत दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ घड़ी की सुई की दिशा में चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे। कारण क्या है, वही कोरेलिस बल। कोरेलिस बल मैंने बताया था आप लोगों को। तो कोरेलिस बल जो होता है वो कब उत्पन्न होता है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है। मैंने बताया था जब पृथ्वी घूर्णन करती है, बेटा ध्यान देना, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो हवाएं क्या होती हैं, पीछे की ओर भागती हैं, व्यापारिक हवाएं।
ये देखो ऐसे पीछे की ओर भागती हैं, तो यही व्यापारिक हवा जब पीछे की ओर भागती हैं तो यही चक्रवात तो क्या करती हैं, देखो इधर से हवा चली तो ऐसे घुमा दिया, इधर से हवा चली ऐसे ऐसे चली तो इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना। ये देखो हवा चल रही है, ऐसे घुमा दिया इसको। तो ये चक्रवाती व्यापारिक हवाएं हैं जो चक्रवात को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है चक्रवात ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलता है, ऐसे, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में चलता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे है, ये भारत है, ठीक है। भारत में चक्रवात कैसे आता है मैं बता देता हूँ, प्रभावित कैसे होता है। जैसे ये अरब सागर है और ये बंगाल खाड़ी है, ये आपका भारत है, ठीक है। पूर्वी जब बंगाल खाड़ी में चक्रवात आता है तो उससे ये ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित होता है, जबकि पश्चिमी जबकि अरब सागर में जब चक्रवात आता है तो उससे केवल गुजरात और थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र प्रभावित होता है, बाकी पूरा पश्चिमी घाट प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यही समझना है हमें, ठीक है ना। ध्यान देना सब लोग, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले मैप पे यहाँ कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। और भारत कहाँ है, यहाँ पे भारत है। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत के पास जो चक्रवात आएगा वो भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे ही यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है। अब गौर करना, ये क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित क्यों हुआ, पूर्वी घाट इसलिए प्रभावित हुआ बेटा क्योंकि चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो प्रभाव कहाँ डालेगा, तटों पर, ठीक है। ऐसे अब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात घूमने से ही भारत का पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। ऐसे चक्रवात आया चल रहा है और ऐसे प्रभावित करता जा रहा है, तो उसी के सामने पड़ जाता है कौन स्थल, आपका पूर्वी घाट। लेकिन अरब सागर में जब चक्रवात आता है तो भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो जब ऐसे चल रहा है तो ऐसे आया, हल्का सा टच करके निकल गया ऐसे, तो उधर उधर चला गया पाकिस्तान की ओर या अरब सागर, अरब वो सऊदी अरब की ओर चला गया। तो इसका इसीलिए आप लोग देखा होगा कि पूर्वी घाट ज़्यादा प्रभावित होता है और पश्चिमी घाट चक्रवात से कम प्रभावित होता है। ये क्षेत्र कम प्रभावित चक्रवात से ये ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वही एंटी क्लॉकवाइज वाला मैटर है। जब एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात चलता है तो आ करके क्या करता है, ऐसे ही प्रभावित करता है, हवाएं चलती हैं, वर्षा ज़्यादा होती है। देखा होगा अभी निसर्ग, अभी इसके पहले जब चक्रवात आया था बंगाल खाड़ी में भी कुछ दिन पहले, देखा होगा पूरा जो है ये क्या कहते हैं, पूरा ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब खूब जगह वर्षा हुई, खूब तेज हवाएं चली, ठीक है। लेकिन देखा होगा इस क्षेत्र में जो है अभी आया था तो केवल गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, जबकि कर्नाटक और केरल सब बच गया था। क्यों, क्योंकि चक्रवात कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। तो चक्रवात का मुंह उधर है तो उधर निकल गया, इधर का मुंह इधर है तो प्रभावित कर गया। आप बिल्कुल समझ में बात आ गई होगी, ठीक है ना, भूलेगा नहीं आप लोगों से, ठीक है। तो भारत में चक्रवात अरब सागर में जब आता है तो कम प्रभावित करता है, लेकिन बंगाल खाड़ी चक्रवात आता है तो ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है ना। अब अगर डाउट होगा भी तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, तो हम आपको इसका बताएंगे, दोबारा बताएंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, प्रति चक्रवात क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, याद रखना, चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है। लेकिन चक्रवात का उल्टा क्या कहलाता है, प्रति चक्रवात कहलाता है। तो उसमें क्या होता है, केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। तो हवाएं केंद्र से कहाँ भागेंगी, बाहर की ओर भागती हैं और इससे मौसम साफ हो जाता है, ठीक है। इसी को हम प्रति चक्रवात कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत सिंपल बात है। जब चक्रवात आता है बेटा तो उसमें केंद्र में लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ भागती हैं, लो प्रेशर की भागती हैं, तो इसलिए चक्रवात आता है। लेकिन जब चक्रवात आता रहता है तो देखा होगा चक्रवात 3-4-5 घंटे के लिए बहुत तेज आता है, एक बार शांत हो जाता है। तो जब हवाएं सब आ करके केंद्र में भर जाती हैं तो केंद्र में हवा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठंडी हवा हो गई, तो क्या बन गया, हाई प्रेशर। बाहर की ओर क्या बना, लो प्रेशर। तो हवाएं हाई प्रेशर से कहाँ चलती हैं, लो प्रेशर की ओर, और मौसम साफ हो जाता है। तो चक्रवात से मौसम खराब होता है, चक्रवात हवाएं चलती हैं, और जब प्रति चक्रवात आता है इसी का उल्टा आ जाए तो उससे मौसम क्या हो जाएगा, साफ हो जाता है। ये बात याद रखना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था इसमें,
ठीक है ना। ये भूलना मत, बिल्कुल भी मत भूलना कि चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है। ठीक है, तो हर चक्रवात के बाद क्या आता है, प्रति चक्रवात आता ही आता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि चक्रवात में यहाँ लो प्रेशर होता है और प्रति चक्रवात में यहाँ हाई प्रेशर होता है, बाहर की ओर लो प्रेशर होता है, हवाएं बाहर की ओर जाती हैं। तो जो यहाँ बादल जमा होता है सब चारों तरफ फैल जाता है और मौसम क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है। तो शीतोष्ण चक्रवात याद रखना, जहां पर समझा देता हूं, शीतोष्ण जो चक्रवात होता है वो ठंडी और गर्म हवाओं के मिश्रण से होता है। जैसे उष्ण चक्रवात जब आता है तो वहाँ केवल गर्म हवाएं होती हैं, वहाँ ठंडी हवाओं का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब शीतोष्ण चक्रवात आता है, शीतोष्ण का मतलब ही होता है गर्म और ठंडा। जब ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे जो चक्रवात बनता है उसको हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। लिख रहा है ये चक्रवातीय वायु प्रणालियों जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात कहाँ बनते हैं, तो शीतोष्ण चक्रवात का मैं पहले एरिया बता देता हूँ, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखो, उस चक्रवात का दिशा आपको पता चल गया, ये यहाँ कर्क और मकर रेखा के बीच आते हैं और सागरों पे होते हैं। जबकि शीतोष्ण चक्रवात स्थलों पे बनते हैं और वो कहाँ बनते हैं, इन क्षेत्रों में बनते हैं, ये वाले एरिया में। आपको पता भी, मैंने बताया भी था शीतोष्ण चक्रवात का क्षेत्र, ये शीतोष्ण क्षेत्र किसे कहते हैं, ये बताया था ना। तो इस क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण चक्रवात का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है कि जो है मध्य और उच्च अक्षांशों, मध्य और उच्च अक्षांश मतलब हो गया जो विषुवत रेखा की ओर जाए। जब हम पोल की ओर जाते हैं, अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आता है। इनके केंद्र और बाहर की ओर स्थित दबाव में 10 से 12 जो है मिलीबार का और कभी कभी 35 मिलीबार का अंतर हो जाता है। ठीक है, बाहर हवाएं जब चलती हैं तो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इनका आदर्श शीर्ष व्यास जो है, व्यास मतलब होता है एरिया, वो 1920 किलोमीटर या लघु व्यास इतना किलोमीटर लंबा होता है। वो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं यहाँ ध्यान देना। ठीक है, जैसे यहाँ से ठंडी हवा आई और यहाँ से गर्म हवा आई, दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं तो बीच में एक कोहरे का विकास हो जाता है जिसे हम वातागर कहते हैं, और इन्हीं के सहारे बादल बनते हैं और वर्षा होती है ऐसे। ठीक है, तो ये वातागर जो बनता है ये भी क्या है, कोहरे का एक रूप है जो ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से बनता है और उसी से चक्रवात का निर्माण होता है। किस, कौन चक्रवात का, तो शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, देखो लिखा है, परंतु व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम दिशा में होती हैं। गर्मियों में इनकी औसत गति प्रति घंटा 32 किलोमीटर और जाड़े में 48 किलोमीटर होती है। जाड़े में हवाएं बहुत, ठंडी हवाएं तेज होती हैं, वो भारी होती हैं, बहुत तेज चलती हैं, तो वहाँ स्पीड बढ़ जाती है। कभी कभी तूफानी रफ्तार से भी आगे बढ़ते हैं। ध्यातव्य है कि चक्रवात के सामने वाले भाग को अग्रभाग या वातागर या पीछे वाले भाग को पृष्ठभाग या पृष्ठभाग कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला, ये वातागर बना हुआ है, ये ठंडी हवा है, ये गर्म हवा है, तो यहाँ जो आगे की ओर बढ़ रहा है वहाँ उसे क्या कहेंगे हम, तो उसे हम वातागर कहते हैं। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, चक्रवात की उत्पत्ति, केंद्र और जीवन चक्र कैसे होता है, किसका, शीतोष्ण चक्रवात का। ठीक है, देखो लिखा है, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति दो भिन्न ताप वाली राशियों, वायु राशियों मतलब ध्रुवीय प्रदेश की शीतल वायु और उष्ण प्रदेश की गर्म वायु के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। बहुत सिंपल है, जब दो हवाएं आपस में ठंडी और गर्म आपस में मिलती हैं तभी शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है, तो नहीं तो नहीं होता है। ठीक है ना, आगे शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध आप परिचित हो चुके हैं, पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंध से में ध्रुवों से आने वाली शीतल वायु और उष्ण प्रदेशों से आने वाली उष्ण वायु दोनों आपस में मिलती हैं। कभी कभी उष्ण वायु का कुछ भाग इनकी सीमा का पृथक्करण को पार कर शीतल वायु में घुसने की चेष्टा करता है, इसी से वातागरों और चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, और जो है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात उत्पत्ति के अधोलिखित केंद्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आते हैं, ये पहले बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, चक्रवात के बारे में उत्पत्ति कैसे होती है ये बताता हूँ। ठीक है,
देखो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में ऐसे चक्रवात आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में आता है, एशिया के उत्तर पूर्वी और पूर्वी तटीय भाग में आता है, जिसे चाइना वाइना में, ठीक है, वहां भी आता है ये चक्रवात। इसके बाद में अटलांटिक महासागर में आते हैं चक्रवात, ठीक है, वहां भी आता है। जैसे अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुए चक्रवात जो होते हैं वो भूमध्य सागर प्रदेशों को पार करते हुए एशियाई देशों में प्रवेश करते हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके हुए भारत में पहुंच जाते हैं। तो मैंने अभी पिछली क्लास में मानसून बताया था मानसून, वहाँ बताया था कि भूमध्य सागर में अफ्रीका की गर्म हवा और यूरोप ठंडी हवा के बनने से चक्रवात बनता है। वही चक्रवात जो है जेट हवाएं लेके आती हैं और ला करके भारत में वह पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है और ओलावृष्टि और हिमपात होता है। बताया था मैंने कल वाले क्लास में। वही सेम वाला वही भूमध्य सागर वाले प्रदेश की बात कर रहा है जो अटलांटिक महासागर में बनते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात जो होता है वो 3 जगह पे बनते हैं, तीनों जगह पे यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना। अब बनते कैसे हैं वही यहाँ पे इस मैप में समझाया गया है। बिल्कुल आसान है और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखो ध्यान से याद रखना, जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं उनके 6 स्टेप होते हैं, वही 6 स्टेप में बनते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। बहुत आसान है, अभी 1 मिनट में समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। गौर करना, पहला जब स्टेज होता है, जब पहला स्टेज में होता है तो वहाँ ठंडी हवायु ऊपर और गर्म वायु नीचे होती है, ठीक है, पहला स्टेज। अब गर्म वायु ठंडी वायु एक दूसरे की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं, तो बीच में एक पतला वातावरण बनता है, कोहरा बनता है। ठंडी और गर्म वायु के मिलने से हमेशा कोहरा बनता ही है, ठीक है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोहरा बन गया। बी स्टेज में जब आए तो यहाँ क्या हुआ कि ठंडी वायु ऊपर से नीचे की ओर बैठने लगी और गर्म वायु ऊपर उठने लगी, ठीक है। देखो हल्का सा मोमेंट चेंज हुआ नहीं हुआ, यहाँ सीधी लाइन है, यहाँ पे तिरछी लाइन है। तो अब क्या है कि ठंडी वायु भारी होती है तो वो नीचे की ओर बैठेगी और गर्म वायु हल्की होती है तो कहाँ भागेगी, ऊपर की ओर। तीसरे स्टेज में आओ, देखो ठंडी वायु देखो तेजी से नीचे बैठने लगी, बैठ रही है ना बेटा, और गर्म वायु ऊपर उठने लगी और ज्यादा। तो बीच में देखो ये वाताग्र बना कि नहीं बना, ये शीत वाताग्र है और ये उष्ण वाताग्र है। अब इसी के सहारे बारिश होना शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश जो होती है वो फुहारे नुमा होती है, बहुत तेज बारिश नहीं होती है शीतोष्ण चक्रवात में, ठीक है ना। देखा होगा कभी ठंडी वंडी में बारिश होती है ना, धीरे धीरे बारिश होती है, बिल्कुल फुहारे नुमा बारिश होती है, ठीक है ना। अब ये समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा, जो 6 मैप बनाया गया है चक्रवात कैसे कैसे हर स्टेज पे कैसे उत्पन्न होता है वो इसी को बताया गया है। अब देखो यहाँ अगला स्टेज में अगर हम बात करें, चौथे स्टेज में अगर बात करें तो देखो यहाँ हवाएं और ऊपर उठ गई और ये हवाएं और नीचे गिर गई, ये वातावरण और ऊपर की ओर खड़ा हो गया। अब यहाँ देखो गर्म वायु कम होती जा रही है और ठंडी वायु का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देखो इन दोनों मैप में देखोगे तो अंतर दिख रहा होगा, यहाँ देखो वातावरण कम है और वायु अभी नीचे बैठ रही है, लेकिन देखो यहाँ वातावरण और ऊपर उठ गया और वायु और नीचे बैठ गई, गर्म वायु और कम हो गई। अब 5वां नंबर पे देखो ठंडी वायु बढ़ गई, चारों तरफ ठंडी ठंडी वायु हो गई। अब गर्म वायु थोड़ा सा बची है, गर्म वायु को भी ठंडी वायु बदल रही है, अपने में समा ले रही है अपने में, ठीक है, उसको भी ठंडा कर दे रही है। तो देखो ठंडी वायु का प्रभाव ज्यादा हो गया और छठे स्टेज में केवल चारों तरफ ठंडी वायु ही दिख रही है और मौसम साफ हो गया। समझ में आ गया, मौसम क्या हो गया, साफ हो गया। तो ये यही मैप ये बनाया गया है। ये देखो यहाँ पे पहले में वायु केवल एक दूसरी दिशा से आ रही है, ठंडी वायु दूसरी दिशा से, गर्म वायु दूसरी दिशा से, यहाँ आई आपस में मिश्रण किया और हलचल शुरू हो गई। यहाँ चक्रवात शुरू हो गया और ठंडी वायु नीचे बैठने लगी और गर्म वायु ऊपर जाने लगी, और ऊपर जो जैसे जैसे ऊपर गर्म वायु जाएगी वैसे क्या होगा, वो भी ठंडी होती चली जाएगी। देखो यहाँ पे ठंडी वायु का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया, गर्म वायु और कम हो गई। इसके बाद में यहाँ देखो तो गर्म वायु और ज्यादा ऊपर आ गई, आई ना ठंडी वायु, गर्म वायु थोड़ा सा बची है और यहाँ देखो गर्म वायु खत्म हो गई। तो इस स्टेज पर हर जगह ठंडी वायु हो गई। अब क्या हो गया, मौसम बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि हर जगह ठंडी वायु है, गर्म वायु वहाँ बची ही नहीं है, तो वर्षा होने का सवाल ही नहीं बनता है, चक्रवात आने का सवाल ही नहीं बनता है। अब बिल्कुल समझ में बिल्कुल आपको आ गया होगा ये, ठीक है। तो चक्रवात ऐसे ही बनते हैं बेटा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि एक चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक के
इतिहास को चक्रवात का जीवन काल कहते हैं। जब चक्रवात उत्पन्न होता है और जब चक्रवात खत्म होता है तो उस पूरे अवस्था को हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। यह चक्र 6 क्रमिक अवस्थाओं में संपन्न होता है, जो मैंने अभी आपको बताया वही 6 अवस्थाओं में चक्रवात बनता है। प्रथम अवस्था में गर्म और ठंडी हवाएं, अब देखो मैंने आपको मैप समझा दिया है, अब यहाँ देखो मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। प्रथम अवस्था में गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देखो यहाँ पे समानांतर है कि नहीं है, देखो यहाँ समानांतर है कि नहीं है ना। फिर क्या कह रहा है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ, ठीक है, फिर कह रहा है और अस्थाई वताग्र अस्थाई रूप में बनता है। दूसरी अवस्था में दोनों हवाओं के एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने के कारण लहरनुमा वातागर का निर्माण होता है। देखो दूसरे में लहरनुमा वातागर बना कि नहीं बना, ये देखो बना ना, लहरें आ गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है और उष्ण और शीत वातागरों का पूर्ण विकास हो जाता है। तीसरे में चक्रवात शुरू हो गया। चौथी अवस्था में शीत वातागर के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वातागर संकुचित होने लगता है, मतलब उष्ण जो गर्म हवाएं होती है वो कम होने लगती हैं। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है, मतलब वो पतन होने लगता है। और छठी अवस्था में अंतिम अवस्था में वातागर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास में मैंने उष्ण शीतोष्ण चक्रवात समझाया है आप लोगों को। आप लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी में चक्रवात वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और वहाँ पे आप पढ़िएगा उसको, और नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। कल हम लोगों की लास्ट क्लास में कराऊंगा और उसमें मैं मैपिंग करवा दूंगा, 1 घंटे की मैपिंग रहेगी और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज की हम लोग क्लास यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।